नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 1930 एंड उसका इम्पैक्ट ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हुआ, नॉट जस्ट ऑन इकोनॉमी and finances of countries, but also it affected the psyche, the thought process of people across many countries and especially the third world countries. तो क्या था ग्रेट डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली एक जो आइडिया था कि कैपिटलिज्म का जो इनिशियल, जिसे हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स का आइडिया था कि भाई मार्केट जो होते हैं वो अपने आप एडजस्ट कर जाते हैं और गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने से एक्चुअली उस एडजस्टमेंट को इनफैक्ट नुकसान हो सकता है। सो लेट द मार्केट एडजस्ट देमसेल्व्स वाला जो एक आइडिया था, उस आइडिया का एक फ्लॉ कह सकते हैं डिस्कवर होता है ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। और क्या होता है बेसिकली कि प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए constantly when industrialists start targeting profit margins, then there is reduction of wages, increase in prices। और जब ये दोनों साथ में होना शुरू हो जाता है तो आपकी जो जनता होती है उसकी बाइंग पावर कम हो जाती है। और एक तरफ बाइंग पावर कम हो रही है, प्राइजेस थोड़े बढ़ रहे हैं और सरप्लस प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन जब आ जाती है तो मार्केट में डिप्रेशन आता है। और वही डिप्रेशन को वही हमें 1929 में देखने को मिलता है। इसी के बाद एक अदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कीनीशियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, जो जॉन मेनार्ड केनेस ने जिसके बारे में लिखा है, बताया था। और उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है टू continue or to keep the market strong for people and avoid incidences like Great Depression। तो वहाँ से ही ये 1929 के बाद से ही केनीशियन इकोनॉमिक्स जो होती है वो थोड़ी सी प्रोपोगेट होती है और चलन में आती है। अब इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो पे कैसे पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ग्रेट डिप्रेशन ने जो रिच फार्मर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये किसान दे वुड मेक फार्म प्रोडक्ट्स टू सेल इन द मार्केट, और उसमें उनके बहुत ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन इन प्राइस आया। उनको 50% रिडक्शन झेलना पड़ा और जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। व्हेन ऑन द अदर हैंड देयर वाज नो रिडक्शन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन लैंड रेवेन्यू। दूसरा, जो आपके निर्धन किसान, जो पुअर फार्मर्स थे, वो भी परेशान थे। क्यों? क्योंकि दीज फार्मर्स हमने जैसे पहले भी देखा है, वर डिपेंडेंट ऑन लोन्स एंड लोन रेट्स अफेक्टेड दीज फार्मर्स अलॉट। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि या तो महाजन इनको लोन नहीं दे पा रहे थे, या रेट ऑफ लोन इतने बढ़ गए कि इन्हें अपनी ज़मीन को बेचना पड़ा या गिरवी रखना पड़ा। तो वैसे निर्धन किसानों को, पुअर फार्मर्स को भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पहुंचा। फिर जो पूंजीपति वर्ग था, जो जिनके पास कैपिटल होता था, जो कैपिटलिस्ट ग्रुप था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि एक हिल्टन यंग कमीशन फॉर्म किया जाता है जो बेसिकली एक रिकमेंडेशन देता है कि पाउंड को रुपए के मुकाबले थोड़ा स्ट्रेंथन कर दो। अब तुमको 1 पाउंड में ज़्यादा रुपए मिल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा। क्यों? क्योंकि अब आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जहां एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ जो पैसे दे रहे थे, अब बिकॉज पाउंड आपका बढ़ गया है रुपए के मुकाबले, तो आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। और सिमिलरली इंपोर्ट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट्स अ पॉलिसी कि जो
इंपीरियल प्रायोरिटी ऑन इंपोर्ट्स, मतलब ब्रिटिश गुड्स को प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज। तो इससे मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट लेड बाय होमी मोदी accepted it, while the other group of industrialists led by Ghanshyam Das Birla kind of opposed this imperial priority on imports. Then अब जब इतना बड़ा डिप्रेशन आ रहा है, या आपको मतलब आपने कभी फोटोज वगैरह आप टाइप करेंगे ग्रेट डिप्रेशन तो बहुत सारे पिक्चर्स आएंगे जिसमें लॉन्ग लाइंस ऑफ वर्कर्स है, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट भत्तों के लिए लाइन लगी हुई है, और ये दीज आर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। तो लॉट ऑफ ले ऑफ्स ऑफ लेबर्स, लॉट्स, ये उस समय बहुत ज़्यादा हुआ। और इसका मतलब एक इम्पैक्ट ये था कि इससे थोड़ा जो वर्कर स्ट्राइक्स में सडनली जो इंक्रीज आ गया था ड्यूरिंग 20s, जो हमने ट्रेड यूनियनिज्म और वर्कर यूनियन और लेबर स्ट्राइक्स की बातें करी थी, उसमें थोड़ा रिडक्शन आ जाता है। तो दैट इज़ हाउ ग्रेट डिप्रेशन ऑल्सो इम्पैक्ट द लेबर मार्केट्स। एंड देन फाइनली जो मैं आपको साइकी की बात कह रहा था, मैं सोच जो होती है लोगों की, उस पर कैसे इम्पैक्ट आया कि जैसे हमने कहा कि ग्रेट डिप्रेशन एक्सपोज द डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। और सिर्फ रशिया एक ऐसी कंट्री थी, जब उस समय तक स्टालिन आ चुके थे रशिया में, और रशिया ही एक ऐसी कंट्री थी जो ऐसा लग रहा था कि ग्रेट डिप्रेशन से बच गई है। और इस कारण से द अट्रैक्शन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और मैं बार बार इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारी कंट्रीज उस समय या तो कॉलोनीज थी या एकदम न्यूली इंडिपेंडेंट थी, तो बहुत गरीब थी। तो ये सारी कंट्रीज में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज के लिए बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्शन फील हुआ। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि इसी दौरान आई थिंक 1927 में जवाहरलाल नेहरू हैड विजिटेड रशिया, एंड उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो सारे वर्कर्स को जॉब है, सब लोगों को घर मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से है, इसलिए तो सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है। तो इसलिए उनको सोशलिस्ट मॉडल, जो कम्युनिस्ट मॉडल था जो स्टालिन का, उसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि ही केप्ट थिंकिंग अबाउट इट इवन फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है, इसने बहुत ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी लोगों के सोच पे डाला। नाउ what happens in the decade of 1930s as the Great Depression and its impact progresses? सबसे पहले तो ये होता है कि जो यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें बेचैनी बढ़ जाती है, दे आर मोर एजिटेटेड नाउ। और जैसे हमने देखा कि इस डिप्रेशन के कारण द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड। तो इससे दो तरीके की, जो यूथ में था, दो तरीके की टेंडेंसीज देखी जाती हैं ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ 1930। पहला, लेड बाय लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विच इज़ बेसिकली डिमांडिंग, हु ट्राइड टू यूनाइट यूथ टू डिमांड द आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज। उन्होंने एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फॉर्म करते हैं aimed at uniting youth on the idea of पूर्ण स्वराज। दूसरा, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात किया था, उसमें एक सोशलिज्म का एंगल जुड़ जाता है। और इसी आई थिंक 1928-29 के आसपास की ही बात है जब the Hindustan Republican Army is renamed as Hindustan Socialist Republican Army, और इसमें भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नाम देते हैं इन अ मीटिंग हेल्ड एट फिरोज शाह कोटला। तो ये वाली जो दो चीज़ें हैं, ये यूथ जो है इंडिया का, उस तरीके से अफेक्टेड होता है थ्रू ग्रेट डिप्रेशन। दूसरा, फार्मर मूवमेंट्स में there is an increase in farmer movements and there is an increase in intensity of farmer movements। जैसे 1920 में हमें पता है, जैसे बहुत सारे प्रोविंशियल किसान सभाओं का
किसान सभाएं बनी थी। हमने आंध्र रैयत संघ, यूपी किसान सभा, बिहार किसान सभा, इनकी बात करी थी पिछले एपिसोड में। सिमिलरली इन 1936 सहजानंद सरस्वती के लीडरशिप में अखिल भारतीय किसान सभा फॉर्म की जाती है। फिर 1930 के डेकेड में यूनाइटेड प्रोविंस, आंध्रा कोस्ट, गुजरात, यहाँ पर जो रिच फार्मर्स होते हैं, इन्होंने ये लोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। इन किसानों से, इन रिच फार्मर्स से, जैसे पाटीदार्स फ्रॉम गुजरात पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ऑन द अदर हैंड जो हमने पुअर फार्मर्स की बात करी थी और ट्राइबल लोग जो होते हैं, द ट्राइबल, जनजातीय लोग जिसे कहते हैं, उन्होंने भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, बट उनके जो मेथड्स थे वो थोड़े ज़्यादा रैडिकल थे, एंड एज रैडिकल जिससे कांग्रेस ट्राई टू keep itself away from the poor farmer and the tribal movement because of the radicalism in those movement. In the decade of 1930s जो एक और चीज होती है वो ये होता है कि द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑल्सो एक्सपैंड्स बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम टू सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। हमने जैसे जो एक गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी सोच में जो एक डिफरेंस देखा था, उसमें भी हमें बार बार यही समझ में आता है कि फॉर गांधी जी द अपलिफ्टमेंट of lower class people was a social issue, whereas Dr. Bhimrao Ambedkar talks about the economic redistribution. कहने का मतलब ये कि अब लोग सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बातें करने लग गए हैं, एंड देयरफॉर द आइडिया ऑफ फ्रीडम हैज एक्सपैंडेड। दूसरा, जो मैं बार बार पिछले 2-3 एपिसोड से कहता आ रहा हूं कि अब नाउ इज द टाइम व्हेन द base of national movement, it has fairly broadened, which includes poor farmers, rich farmers, industrialists, women, tribals, lower class people from our society, untouchable जिसे right. So all of these people are now participating in one form, in one way or the other, in the national movement. तीसरा यह था कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो देशी सरकार होती है, जहाँ पे प्रोविंसेस में पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन पीपल इन इलेक्टोरेट, इन इलेक्शन वाज हैपेंड, एंड इससे हमारे जो इंडियन लोग हैं उनको प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन का ज़्यादा मौका मिलता है। एंड फाइनली कांग्रेस का जो एम होता है वो स्वराज से अब पूर्ण स्वराज हो जाता है। तो दैट इज हाउ द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस इन द डेकेड ऑफ 1930। और इसी के पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, उसको हम समझेंगे। क्योंकि एक तो ग्रेट डिप्रेशन के कारण से अलग अलग सोशल क्लासेस पे, जैसे हमने देखा, इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद हमने जो एक पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस किया कि 1924 से 29 गांधी engaged himself in the creative program for the rural community that kind of started connecting the villages of India and broadened the base of Congress. तो इसके कारण से भी एक बहुत बड़ा population base अब कांग्रेस से जुड़ चुका था। तीसरा, हमने देखा कि देयर वाज अ ह्यूज एजिटेशन अमंग्स द यूथ, एंड सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने उनको यूनाइट करने के लिए एफर्ट्स डाले। एंड देन फाइनली इन 1929 लाहौर सेशन विच वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव होता है वो पारित किया जाता है। एंड देन गांधी इज गिवन द बैटन टू लीड अ ऑल इंडिया मूवमेंट, which will be the civil disobedience movement, and it begins on 12th March 1930 when Gandhi with 78 of his followers marches to Dandi, reaches there on 6th April, and मुट्ठी भर नमक उठा के वो नमक कानून जो होता है, सॉल्ट सत्याग्रह जिसे कहा गया है, तो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं।
और क्यों नमक को क्यों चूज किया गया? क्योंकि देखिए, जन सामान्य के लिए, जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पीपल है, उनके लिए ये एक इकोनॉमिक इशू है, बट जो इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ इंडिया है, उनके लिए ये एक इमोशनल इशू है, ये एक सिंबॉलिक इशू है, एंड इट एक्टेड एज दैट ब्रिज बिटवीन द कॉमन मैन एंड द इंटेलेक्चुअल क्लास इन इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद गांधी, मतलब उसी समय फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, पर इस तरीके से यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है। और हम देखते हैं कि इस आंदोलन में जो फार्मर्स होते हैं उनकी बहुत कॉम्प्रहेंसिव पार्टिसिपेशन होती है। जैसा हमने पहले भी देखा, निर्धन किसान, धनी किसान, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस आंदोलन में कंपेयर टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत अधिक से अधिक विमेन पार्टिसिपेशन देखा जाता है, और नशा मुक्ति और जो आपकी एक्साइज ऑक्शन होती है उन जगहों पर जाके विमेन धरने करती हैं। और ये जो द आइडिया ऑफ डूइंग विमेन डूइंग धरना फॉर नशा मुक्ति एंड एक्साइज ऑक्शन, ये बाद में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी हम इसके इंसिडेंसेस देखते हैं इन आंध्र प्रदेश एंड इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर ये दिस इज हाउ देयर इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेशन, लाइक वन ऑफ द main ways for women to participate in civil disobedience movement। तीसरा यह था कि जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। द रीजन भी क्योंकि बहिष्कार जो था, राइट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था सिविल डिसोबीडियंस का, और इससे देशी वस्तुओं के को फायदा पहुंचता है, एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन सपोर्ट ऑफ दिस। इसमें कुछ ग्रुप्स थे जिनका कम पार्टिसिपेशन देखा गया। वो एक तो यूथ ग्रुप था, और उनका कम पार्टिसिपेशन इसलिए था क्योंकि पिछले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो मेमोरी थी, जिसमें सडनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है, उस मेमोरी के कारण द यूथ इज नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो इसमें यूथ एंड इंटेलेक्चुअल्स, ये दोनों का ही पार्टिसिपेशन थोड़ा कम देखा जाता है। सिमिलरली द हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इसको सपोर्ट नहीं है। इसमें जैसे मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दे एब्सटेन देमसेल्व्स, दे रिमेन आउट ऑफ इट। इनफैक्ट इस समय जो इसी दौरान जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, तो बहुत सारे ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं, वेयर एज कांग्रेस एब्सटेन्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Labor class also did not participate, and one of the biggest reasons for labor class not participating was what we saw was labor layoffs। तो बहुत ही मुश्किल था इनफैक्ट लेबर क्लास को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का, बिकॉज उनके लिए जॉब का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो अब होता क्या है, जब सेकंड बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद this we will look at Gandhi-Irving Pact। ये Gandhi-Irving Pact is in response to civil disobedience movement, and इसमें क्या होता है, इसमें मतलब इसमें बेसिकली कुछ लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस की एक पॉलिटिकल सक्सेस थी, बट हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसके क्या क्या कंडीशंस थे इस पैक्ट के। सो सबसे पहला कंडीशन ये था कि उन सारे लोगों को रिहा किया जाए जो जिन्होंने हिंसक मेथड्स नहीं अपनाए हैं ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसी समय ये जब 5 मार्च 1931 को ये जो पैक्ट होता है, इसी टाइम पर जो भगत सिंह को जो फांसी मिलती है, आई थिंक इट इज ऑन 23 मार्च 1931, और इसके लिए गांधी जी को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है कि उन्होंने आयरविंग से ये बात नहीं करी कि भगत सिंह को भी रिहा करा जाए और उनकी फांसी की सजा पर विचार किया जाए। बट इसमें दो पहलू है कि बात ही नहीं करी, और दूसरा यह है कि शायद प्रस्ताव रखा था विच आयरविन रिजेक्टेड। तो ये दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इन इस डायरेक्शन में।
दूसरा कि जो जब्त संपत्ति की गई है, द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन कॉन्फिस्केटेड और द जॉब्स दैट हैव बीन गिवन अप बाय पीपल, दे शुड रिस्टोर बोथ प्रॉपर्टी एंड जॉब्स टू दोज पीपल. तीसरा ये कि नशीले पदार्थों की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से अभी भी धरने देने का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को, और जो भी लोग उस वहां पर धरना देना चाहते हैं उनको वो अधिकार मिलना चाहिए. और चौथा ये था कि कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको अपना खुद का नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए अपनी जरूरत के हिसाब से. तो ये 4 मेन मुद्दे कांग्रेस रखती है सामने और इनको एक्सेप्ट किया जाता है. व्हाट कांग्रेस promises in return is to end the civil disobedience movement and participate in second roundtable conference. So it seems like it was, in a way, some kind of success, or the reason it seemed some kind of success is that this was the first time the British government was talking to Congress as इक्वल्स. यहाँ पे ये नेगोशिएशन हो रहा था, इसलिए लोगों को फील होता है कि ये सक्सेसफुल रहा. पर इसमें जो मुझे लगता है कि इसमें जो अदर साइड है वो हमको ये समझना चाहिए कि बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, इससे फार्मर्स में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है. दे आर नॉट एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट. दूसरा, कांग्रेस के विद इन भी बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, दे आर ऑल्सो नॉट फीलिंग बेस्ट अबाउट कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब होता यह है कि जब ये मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाता है, देन गांधी पार्टिसिपेट्स इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर 1931. और इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में समझ में आता है गांधी जी को कि अब जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो जिस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो डिमांड पहले से ही चलते आ रही थी, अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये सारे ही ग्रुप्स इसके हिसाब से अब डिमांड करने लग गए हैं सेपरेट इलेक्टोरेट. सो व्हाट डज दैट मीन? मतलब दलित क्लास, Anglo-Indians, Indian Christians, European group, all of them are now demanding separate electorate, and Gandhi denies all of these requests for separate electorate, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि अब अगर सभी लोग separate electorate करने लग गए तो कंट्रीज ही अलग हो जानी है. हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो the idea of dividing this country based on different communities, कि भाई उस कम्युनिटी के लोग ही उस कम्युनिटी का हित रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही पे फंडामेंटली आइडिया गड़बड़ है. और जो रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं, दे बिहेव एज इफ कांग्रेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप, जबकि ऐसा नहीं है. कांग्रेस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ग्रुप्स एंड इज डिमांडिंग फॉर अ कंबाइंड इलेक्टोरेट इंस्टेड ऑफ डूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स. और इसके कारण से गांधी जी को बहुत ज्यादा disappointment होती है. And therefore when he comes back to India, by that time Viceroy Wellington आ चुके होते हैं, and he is adopting the policy of oppression, and therefore Gandhi ji decides to restart the civil disobedience movement in 1932, and he is immediately arrested and sent to Yerwada jail for on charges of sedition in January of 1932. दूसरा बात क्या होता है, ये रीस्टार्ट होने से, देखिए कोई भी आंदोलन जब रीस्टार्ट होता है तो उसमें वो पुरानी एनर्जी नहीं रह जाती है. तो अब क्या हुआ, पहले जैसे हमने देखा यूनाइटेड प्रोविंस में जाट जो धनी किसान थे, गुजरात में जो पाटीदार थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वो लोग भी पार्टिसिपेशन में नहीं है. The industrialist class never wanted to prolong this movement for too long, क्योंकि इससे नुकसान भी तो होता है, राइट? देयर इज सम बेनिफिट, बट प्रोलॉन्ग करने से नुकसान का भी डर है, इसलिए वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. मिडिल क्लास विच इज मोस्टली फोकस्ड ऑन जॉब्स इन गवर्नमेंट was again not enthusiastic, and lower class farmers and tribals active तो थे, but then as we mentioned earlier, उनके जो radical approach थी वो उससे कांग्रेस थोड़ा सा दूर रही. तो अल्टीमेटली जो रीस्टार्ट होता है
उसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं देखा जाता है. ऑन टॉप ऑफ दैट, रैमजे मैकडोनाल्ड ही इंट्रोड्यूसेस इन सितंबर ऑफ 1932, क्योंकि अब ये आंदोलन धीरे 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 धीमा पड़ गया है, राइट, द इंटेंसिटी हैज रिड्यूस. सो रैमजे मैकडोनाल्ड इंट्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड कम्युनल अवार्ड. कम्युनल अवार्ड का आइडिया ही वो रहता है वेयर ही प्रपोजेस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल द कम्युनिटीज हु आर डिमांडिंग इट एंड स्पेसिफिकली फॉर द दलित कम्युनिटी. और इसका फुल सपोर्ट रहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से. एंड इसी के अगेंस्ट फिर गांधी जी एक आमरण अनशन पे, फास्ट अनटू डेथ पे बैठते हैं येरवड़ा जेल में. एंड देन अगेंस्ट हिज विशेस डॉक्टर अंबेडकर मतलब वो कॉन्वर्सेशन होता है गांधी जी से, और उसके बाद सितंबर 1932 में ही पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल and provincial legislative council for Dalit representatives is increased while keeping the electorate as joint. Basically, the idea for which Gandhi ji is like the idea on which Gandhi ji is putting this fast unto that is that this will further divide द हिंदू कम्युनिटी, राइट, कि अगर हम दलितों को भी अब एक सेपरेट इलेक्टोरेट देने लग गए तो कम्युनिटी भी डिवाइड होने लगेगी. और ऑफ कोर्स जिससे डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल ही खुश नहीं होते हैं. ये आगे चल के एक किताब भी लिखते हैं कि कैसे गांधी जी ने हरिजनों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया है. फिर 1934 में आते आते गांधी जी ये आंदोलन वापस ले लेते हैं. एंड फाइनली ही एंगेजेस हिमसेल्फ आफ्टर 1934 फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years इन हरिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स. एंड अब गांधी जी फिर से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद फिर से वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग हो गए थे. तो अभी भी ऐसा ही होगा. फ्रॉम 1934 ऑनवर्ड्स until almost 1939 he stays away from the political mainstream of Congress. अब क्या हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अनसक्सेसफुल मान सकते हैं? तो मतलब डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे विचार हैं जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है और उसे अनसक्सेसफुल माना जाता है. बट द बिगेस्ट थिंग इट डिड फॉर कांग्रेस वाज इट इंक्रीज्ड द बेस, द पॉपुलेशन बेस of Congress, and that kind of helped them gain a lot of success in the 1937 election, जहां पर इसी इलेक्शन में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी लड़ रहे होते हैं. एंड दे डोंट एक्सपीरियंस एज मच सक्सेस इन मतलब जहां जहां वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं. तो इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक जो सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता है वो है ब्रॉडनिंग द बेस एंड द सक्सेस इन 1937 इलेक्शन. आज के एपिसोड में हम यही पॉज करेंगे. अगले एपिसोड में अब हम एक बार फिर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक द 1930s, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. और उसमें हम थोड़ा और डीप जाएंगे और समझेंगे, थोड़ा हम भगत सिंह के बारे में जानेंगे इन द कमिंग एपिसोड्स. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.